हेलो बच्चों, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। आज हम आपका कक्षा 12 पार्ट विलियन से लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे हेनरी लॉ यानी हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है बेटा? विलियम हेनरी ने 1802 में दाब तथा गैसों की विलेयता के मध्य संबंध स्थापित किया। हेनरी ने गैसों की विलेयता, गैसों की तरफ में विलेयता तथा दाब को लेकर एक नियम बनाया था, उनके बीच में संबंध स्थापित किया था कि आप किसी गैस को जब जल में या विलायक में मिलाएंगे तो जितना दाब आप लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा गैस विलय होगी, उतनी ही ज़्यादा गैस विलय होगी। जितना आप दाब लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा गैस विलय होगी। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आपके पास पात्र है, ये कोई पात्र है और उसमें कोई जल भर रखा है। जल, ये यहाँ पर जल भर रखा है हमने, और यहाँ पर भर दी कोई गैस। ये नीचे है जल और यहाँ पर है गैस। अब गैस अपने आप इसमें जल में नहीं घुलेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत घुल जाएगी। अब हमें इसको जल में घोलना है तो हम ऊपर क्या लगाएंगे? एक पिस्टन लगाएंगे। पिस्टन से यहाँ पर, ये है पिस्टन, और पिस्टन से क्या लगाएंगे? दाब। नीचे को क्या लगाएंगे? दाब। दाब लगाने से क्या होगा? पिस्टन नीचे आएगी, दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, गैस के अणु कहाँ घुसेंगे? जल में जाएंगे, और जल में जाकर वो विलय होने लगेंगे। पिस्टन से क्या होगा बेटा? इस तरीके से ये कंडीशन ऐसे बन जाएगी, जब आप पिस्टन को नीचे दबा देंगे, दाब लगा देंगे, दाब आपने लगा दिया है तो ये जल के अणुओं के बीच में कौन आ जाएगा? गैस विलय हो जाएगी। तो जितने आप दाब लगाएंगे उतनी ही गैस विलय होगी। ये बताया था विलियम हेनरी ने। इन्हीं के नियम पर आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी। कोल्ड ड्रिंक में जो कोको कोला होती है, गला जो काटती है, उसमें CO2 गैस भरी होती है। तो CO2 गैस जल में इन्हीं के नियम के आधार पर भरी जाती है, ठीक है, दाब के आधार पर। जितना दाब लगाते हैं तो वह जल में विलय हो जाती है और गला काटती है। अब हम आपको स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस के दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी आपको ताप स्थिर रखना है, ताप को नहीं बढ़ाना है, नहीं घटाना है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या होती है? समानुपाती। कहने का अर्थ है जितना आप दाब लगाएंगे गैस की द्रव में विलेयता उतनी अधिक होगी, ठीक है। इसका फार्मूला है M समानुपाती P, ठीक है। समानुपाती का आप चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक इस तरह का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा M बराबर KHP, ठीक है। इस तरीके से इसको हम रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। M KHP हो गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर फार्मूला बन चुका है। अब यहाँ पर जो M बराबर है, M बराबर क्या है? M बराबर है यहाँ पर गैस का द्रव्यमान। जहां करके लिख लेते हैं, जहां M बराबर गैस का द्रव्यमान, M बराबर गैस का द्रव्यमान है, P बराबर गैस का दाब है, P बराबर गैस का दाब है, और KH बराबर है हेनरी स्थिरांक या समानुपाती स्थिरांक आप कह सकते हैं। समानुपाती स्थिरांक।
समानुपाती स्थिरांक है। KH बराबर समानुपाती स्थिरांक है जिसका मान गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। हम लिख सकते हैं यहां पर जिसका मान गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो m बराबर गैस का द्रव्यमान, p बराबर गैस का दाब, KH बराबर समानुपाती स्थिरांक जिसका मान गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति और दाब पर निर्भर करता है बेटा। तो यहीं पर ये था हेनरी का नियम कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, इसी के बाद यहीं पर एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने भी अपना कुछ गैस की द्रव्य विलेयता को लेकर अपना कुछ सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जो गैस की द्रव्य विलेयता होती है या गैस के मोल प्रभाज होते हैं वो गैस के दाब के समानुपाती होते हैं। गैस की द्रव्य विलेयता या मोल प्रभाज को बताया था उन्होंने कि गैस के जो मोल प्रभाज होंगे वो दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। डाल्टन के अनुसार हम लिखेंगे, डाल्टन के अनुसार क्या था, डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार क्या था, डाल्टन ने बताया कि गैस की विलेयता या मोल प्रभाज गैस की विलेयता या मोल प्रभाज, गैस की विलेयता या मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करते हैं। गैस के किस पर निर्भर करते हैं, आंशिक दाब पर। मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करते हैं। यही बात है ऊपर जो लिखी हुई है हेनरी के नियम में, गैस की विलेयता आंशिक दाब पर निर्भर करती है। और इन्होंने बता दिया मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के बारे में बताया था कि मोल प्रभाज भी गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करते हैं, जिसके अनुसार इन्होंने रूल बना दिया कि किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से, जो कि किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। गैस के या मोल प्रभाज ले लो या मोल अंश लिख लो, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये रूल दिया था किसने दिया था, ये कि हेनरी ने बताया था जो गैस के द्रव्य में विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है। और इन्होंने डाल्टन ने बताया था कि गैस की जो दाब होता है वो मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो फार्मूला हो गया P समानुपाती इस तरीके से x नहीं है, ये थोड़ी बड़ा बनता है इस तरीके से, ये वाला जो कोना है इसे बोलते हैं चाई, अभी लिख देंगे चाई।
ठीक है, गैस, गैस यानी गैस के मोल प्रभाज। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाएगा KH जो हमारा हेनरी स्थिरांक हो जाएगा और एक गैप। यहाँ हम लिख देंगे x बराबर क्या, p बराबर क्या है। फार्मूला ये हो सकता है बेटा, हाँ KH बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे बराबर हो जाएगा ना, समानुपाती का चिन्ह हट गया है तो ये हो जाएगा KH बराबर P अपॉन X। KH बराबर P अपॉन X। आप अपने अनुसार फार्मूला बना देंगे जैसे भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपको ये याद रखना है कि गैस का दाब जो होता है मूलअंश के समानुपाती होता है। जहां क्या बराबर क्या है लिख लेंगे, जहां P बराबर दाब है, गैस का दाब, P बराबर गैस का दाब है, गैस का दाब, X बराबर ये चाय है, यहाँ लिख लेंगे चाय, चाय, ठीक है, इसको बोलते हैं चाय वैसे, बराबर गैस के मूल प्रभाज, गैस के मूल प्रभाज। और KH बराबर तो आप जानते हैं, KH बराबर हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। तो ये था हेनरी का नियम। और डाल्टन के अनुसार डाल्टन ने बताया था कि किसी गैस का दाब उसके गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, और हेनरी ने बताया था कि किसी गैस की द्रव्यता उसके दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर कुछ जल में गैसों की विलेयता को लेकर हेनरी स्थिरांक यानी हेनरी स्थिरांक KH के मान दिए हुए हैं। मैं आपको वो टेबल बना देता हूँ कि जल में कौन सी गैस की कितनी विलेयता होती है, उसके कुछ हेनरी स्थिरांक के मान दिए हुए हैं टेबल में, जो आपको बेटा न्यूमेरिकल में यूज़ करने पड़ते हैं। याद तो आपको नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो मान जो है वो दे दिए जाते हैं, फिर भी आप उन टेबल को देख लेंगे एक बार। मैं यहाँ पर बनाता हूँ टेबल, देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के मैं अभी लिख देता हूँ टेबल। ये है बेटा जल में कुछ गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान। जल में देखो यहाँ पर गैसें और तापमान दिया हुआ है केल्विन में, और KH का मान दिया हुआ है। पहली गैस है हमारी हीलियम, टेम्परेचर है हमारा 293 केल्विन और KH है 144.97 केल्विन बार, ठीक है। फिर हमारा नाइट्रोजन गैस का तापमान 293 और फिर उसका जो KH का मान कितना है 76.48। नाइट्रोजन 303 केल्विन है और 303 केल्विन इसका जो KH बार है यानी KH का मान 88.84। O2 का है 293 केल्विन पर 34.86 और O2 का 303 केल्विन पर है 46.82 और CO2 का है 298 केल्विन पर 1.67। ये टेबल आपको न्यूमेरिकल में थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी इस टेबल की, KH का मान देखने के लिए गैसों का। इस टेबल से आपको क्या बात पता पड़ी है बेटा, आपको 2-3 बिंदु इस टेबल से प्राप्त हुए हैं कि पहला पॉइंट ये है KH का मान अधिक होने पर, KH का मान अगर बढ़ेगा तो जल में विलेयता जो होगी गैसों की वो घट जाएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पॉइंट ये हो गया एक कि KH का मान अधिक होने पर, KH का मान अधिक होने पर गैस की जल में विलेयता कम होती है, ठीक है। अगर KH का मान बढ़ेगा तो उस गैस की जल में विलेयता कम हो जाएगी। देखो यहाँ पर
सबसे कम KH का मान कितना है, किसका है, CO2 का 1.67, और सबसे अधिक हीलियम का। तो सबसे ज़्यादा जल में कौन सी गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसका KH का मान कम है। दूसरा पॉइंट ये है कि ताप बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है। ताप बढ़ा, देखो यहाँ पर 293 केल्विन ताप था, तो KH का मान था 34.86, और यहाँ पर ताप था 303, तो यहाँ पर KH का मान हो गया 46.82। इसका अर्थ है कि ताप बढ़ने पर KH का मान भी बढ़ता है, और KH का मान बढ़ता है तो जल में विलेयता घटती है। तो यहाँ से निकल के आ गया कि ताप बढ़ेगा तो गैस की जल में विलेयता कम हो जाएगी। ताप बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है। ताप बढ़ेगा, KH का मान बढ़ेगा, जिससे जल में विलेयता गैस की क्या हो जाएगी, कम। इसी कारण से बेटा आपने देखा होगा मछलियाँ या जल में रहने वाले जीव जो होते हैं, ठंडे जल में जो ज़्यादा रहना अच्छा लगता है उनको, ठंडे जल में ही रहते हैं। आपने देखा होगा बाजार में मछली बेचने वाला बर्फ़ लगाता है मछलियों के जो पानी होता है उसमें, जिसमें मछलियाँ वो लाता है, उसमें बर्फ़ ही क्यों लगाता है, गर्म पानी क्यों नहीं करता? क्योंकि ठंडे पानी में मछलियाँ को ऑक्सीजन लेने में ज़्यादा सहायता होती है, क्योंकि ठंडे पानी में गैस की मात्रा ज़्यादा घुली होती है। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा KH का मान बढ़ेगा, और KH का मान बढ़ेगा तो गैसों की द्रव्य विलेयता कम हो जाएगी। जब गैस ऑक्सीजन उसमें कम होगी जल में, तो मछली तुरंत मर जाएंगी। इसीलिए वहाँ पर मछली बेचने वाला जिस पात्र में मछली रखी होती हैं उस पात्र में उपस्थित जल को ठंडा करके ही रखता है। तो यहाँ पर ये थे जल में कुछ गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान और कुछ पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ हेनरी स्थिरांक की कुछ सीमाएं, हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं। हेनरी ने अपने नियम की कुछ सीमाएं दी थी कि ये नियम कब काम करेगा, कब लागू होगा। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लिखता हूँ हेनरी के नियम की सीमाएं। देखो क्या है हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम निम्न शर्तों पर लागू होता है। देखो पहला नियम क्या है बेटा, या पहली शर्त क्या है, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। कि जिस विलायक में हम जिस दाब से गैस को मिलाएंगे या विलय करेंगे उसका दाब अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, दाब एक नॉर्मल ही होना चाहिए, तभी गैस विलय होगी किसी विलायक में। दूसरा, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, उस विलायक का ताप अधिक कम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए उसका, ताप भी बहुत अधिक कम ना हो और दाब बहुत अधिक ना हो। तीसरा, गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए। गैस जो है विलायक में कम घुलनशील हो तब यह नियम लागू होगा। और चौथा है, गैस के घुलने के बाद आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गैस जब घुल जाएगी, विलय हो जाएगी, तो उसकी आणविक अणु वाली अवस्था में कोई परिवर्तन ना आ जाए, या तो अणु आपस में मिले ना, संगठन ना करें और ना ही वियोजित हों, अणु ना तो टूटें और ना ही जुड़ें। तो यहाँ पर भी एक तभी ही हेनरी का नियम लागू होगा। तो यह हेनरी के नियम की सीमाएं पूछी जाती हैं। अब हम बताएंगे आपको हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग, क्या अनुप्रयोग है हेनरी के नियम के? तो पहला अनुप्रयोग है, पहला, कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में, कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में। कार्बोनीकृत पेय पदार्थ क्या होते हैं? जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक जैसे कोको कोला हम ले लें, तो कोको कोला में जो गला काटती है वो किसके कारण काटती है? क्योंकि उसमें दाब लगाकर CO2 गैस भरी होती है। तो ऐसे पदार्थ जो पीने वाले होते हैं और जिसमें गैसें भरी जाती हैं, विलय होती हैं, उन्हें कहते हैं कार्बोनीकृत पेय पदार्थ। तो कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के रूप में एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे कोको
कोला कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोको कोला कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, कौन सी गैस होती है इसमें, CO2, ठीक है, और दाब लगाकर कौन सी गैस भरी होती है, CO2, इसीलिए गला काटती है। दूसरा समुद्र में गोताखोरों द्वारा गैस को ग्रहण करने में, जब समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, प्योर ऑक्सीजन ले जाने के कारण उनके जो शरीर में जब वो दोबारा वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो शरीर में ऐंठन हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके कारण वह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हीलियम का मिश्रण लेके जाते हैं, तो मिश्रण लेके जाते हैं वहाँ पर वो अच्छी तरीके से उनके रक्त में विलय हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा दाब नीचे होगा, दाब ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन अच्छी तरीके से विलय हो जाती है, इसीलिए वह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम की गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं। तो गोताखोरों द्वारा भी ये यूज करी जाती है, इसमें लगता है हेनरी का नियम। और तीसरा है पर्वतारोहियों द्वारा गैस को ग्रहण करने में। पर्वतारोही कौन होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, जैसे जैसे वो पर्वत पे चढ़ते हैं या पर्वत पे रहते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का दाब कम हो जाता है, और ऑक्सीजन का दाब कम हो जाता है तो उन्हें प्रेशर दाब लगाकर उन्हें एक ऑक्सीजन के सिलेंडर दिया जाता है, जिससे उनके रक्त में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंच पाती है। तो यहाँ पर ये हो गए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। कार्बनिकृत पेय पदार्थों के रूप में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन के रूप में हम कह सकते हैं, और पर्वतारोही द्वारा गैसों को ग्रहण करने में। और ये है हेनरी के नियम की सीमाएं। यहाँ पर हेनरी के नियम का जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल हम न्यूमेरिकल कहें अंक एक परसेंट, मैं आपको एक दो करा देता हूँ। आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको अगला न्यूमेरिकल हेनरी के नियम से करा देता हूँ। तो ये है बेटा हमारा हेनरी के नियम का एग्जाम्पल। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 मोल हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। STP सामान्य टेम्परेचर एंड प्रेशर पर H2S की विलेयता दी गई है, कितने मोल है, 0.195 दी गई है बेटा, ठीक है। H2S की विलेयता यानी H2S के मोल दिए गए हैं कितने, N1 हम कह सकते हैं, N1 मोल दिए गए हैं, हल डाल दिया हमने, कितने मोल है, 0.195, ठीक है। इसके अभी हमें N1 दिए गए हैं गैस के मोल, ये जो हमारी गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके मोल दिए गए हैं। अब हम जल के मोल निकालेंगे, क्योंकि मोल अंश निकालने के लिए हमें जल के मोल भी निकालने होंगे। अब हमें निकालने हैं जल के मोल। जल के मोल निकालने के लिए हमें जल लेना पड़ेगा। जल कितना दे रखा है, तो जल हम मानेंगे 1000 ml, यानी 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम। तो हमारा H2O कितना हो जाएगा, H2O का भार यानी W2, H2O विलायक है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 ग्राम। और H2O का अणुभार यानी M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा हमारा, इसका होता है 18 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो हमें इसके मोल निकल जाएंगे, क्योंकि मोल बराबर होता है H2O के मोल हम मान लेंगे N2, विलायक के मोल को N2, भार बटे अणुभार यानी W2 बटे M2, तो कितना हो जाएगा ये 1000 बटे 18, तो N2 आ जाएगा हमारा 55.55,
यानी N2 हमारे आ गए कितने बेटा 55.55। अब यहाँ से हमें X निकल जाएगा, मोल प्रभाज निकल जाएगा, H2S गैस का मोल प्रभाज। तो क्योंकि किसका निकालना है हमें, H2S गैस का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज यानी H2S का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, हम H2S गैस के मोल ऊपर रखेंगे और दोनों के मोल नीचे रखेंगे, N1 प्लस N2। तो कितना हो जाएगा ये, N1 हमारा कितना है 0.195 बटे 0.195 प्लस 55.55, ठीक है। तो H2S बराबर कितना हो गया 0.195 और इसको जोड़ देंगे हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा लगभग, जोड़ के अभी जोड़ देते हैं 55.745 और हमारे H2S यानी मूल अंश आ जाएंगे कितने, जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा मूल अंश आ जाएगा 0.0035 ये आ गए हमारे मूल अंश, ठीक है। ये मूल अंश आए हैं। अब हमसे पूछा क्या है, हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है। हेनरी स्थिरांक की गणना करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा हेनरी के अनुसार। हेनरी के अनुसार फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला हमारा होता है हेनरी के नियम के अनुसार, KH बराबर P/X, KH बराबर P/X H2S, ये वाला फार्मूला लगा देंगे हम। तो KH बराबर P, प्रेशर कितना है, P यहाँ पर क्या है दाब, तो दाब कितना है STP यानी सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो दाब होता है वो होता है कितना, वो होता है 0.987 बटे, और मोल अंश कितने आए हैं बेटा 0.0035। और जब आप इसको भाग करोगे तो हेनरी स्थिरांक का मान आ जाएगा 282। हेनरी स्थिरांक का मान आ जाएगा 282 और यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। यहाँ पर H2S के मोल दिए गए थे और हमने जल के मोल निकालने के बाद मोल अंश निकाल लिया, मोल अंश से हमने यहाँ पर हेनरी स्थिरांक KH का मान निकाल लिया। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर मैं अगला एक और न्यूमेरिकल आपको करा देता हूँ, और उतारिए, अच्छे नोट्स बनाइए ताकि, और प्लेलिस्ट में जाकर ही पढ़ाई करें बेटा अपनी, ताकि आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। अब लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो हमारा अगला एग्जाम्पल है हेनरी के नियम से 298 केल्विन पर मीथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 गुणा 10⁵ mmHg है। mmHg का मतलब है मिलीमीटर पारा। 298 केल्विन तथा 760 mmHg दाब पर मीथेन की बेंजीन में विलेयता बताओ, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर डाल लेते हैं हल। और देखो बेटा क्या दे रखा है, हेनरी स्थिरांक का मान दे रखा है। हेनरी स्थिरांक यानी KH का मान कितना दे रखा है 4.27 गुणा 10⁵, ठीक है, ये दे रखा है। और दाब दे रखा है mmHg, ठीक है। और दाब दे रखा है कितना, P बराबर दे रखा है 760 mmHg दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है, विलेयता निकालनी है, आपको ज्ञात करनी है विलेयता, या हम इसको कह देंगे मूल प्रभाज ज्ञात करना है, ठीक है। यानी मूल प्रभाज कौन, X ज्ञात करना है। X किसकी विलेयता है, ये मीथेन की, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला लगा देंगे, X यानी मूल प्रभाज किसका है, ये CH4 का बराबर P
P/KH। जब हमने KH यहाँ लगाया था, अब हमने X निकालना है, तो हम यहाँ पर ये चाई है, इसको चाई कहते हैं। तो अब लगा दो मान बेटा, तो ये हो गया हमारा 760 और बटे 760 mmHg है ना ये, और बटे कितना है 4.27 गुणा 10⁵ mmHg। तो मात्रक से तो मात्रक कट जाएगा, और ये 4.27 से ये लगभग 760 जो है कितनी बार कटेगा, ये कटेगा लगभग बेटा 178 बार कटेगा, 178 बार। तो ये हो जाएगा 178 गुणा, पावर को हम ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगी 10⁻⁻5। तो XCH4 यानी इतने अमूल अंश हमारे इतने आ गए हैं मूल प्रभाज। अब ये हमें आंसर चरघातांक में लाना है, तो 2 संख्या हम पॉइंट को आगे ले जाएंगे, 2 संख्या पॉइंट यहाँ सरका देंगे, तो ये हो जाएगा कितना बेटा XCH4 बराबर 1.78 गुणा 10⁻⁻3। ये आंसर आपका आ चुका है। इस तरीके से आप करेंगे न्यूमेरिकल को, ठीक है। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था हेनरी के नियम से। आप अच्छे नोट्स बनाइए, और हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद। अगला टॉपिक हम जल्द लेके आएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके अपने सुंदर नोट्स बना लें, ठीक है।